मूवी बवाल 21 जुलाई 2023 को अमेज़न प्राइम में रिलीज हुई है। IMDb में इसे 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर है अजय दीक्षित, जो कि एक टीचर है। उसके लिए इमेज रेपुटेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी उन्हें अज्जू भाई के नाम से जानते हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं जिसके बारे में अज्जू भाई को नॉलेज ना हो। एक्सरसाइज हो या एजुकेशन या ही मोटिवेशन, इन सब के ज्ञानी है अज्जू भाई। इस बात में कितनी सच्चाई है वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम मूवी के मेन लीड अजय दीक्षित से मिलते हैं। वह लखनऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ शहर में उनकी बहुत ही चर्चा है, सभी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अजय के फैमिली में उसके मम्मी पापा और वाइफ है। वो प्रोफेशन से एक हाई स्कूल की हिस्ट्री टीचर है। सभी उसे अज्जू भाई कह के बुलाते हैं। अज्जू भाई हिस्ट्री के टीचर तो हैं, पर उन्हें हिस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। एग्जाम्स में बच्चों को एक्स्ट्रा नंबर देकर वो बस पास करते हैं ताकि उनका रेपुटेशन बना रहे। इसी तरह सभी जगह वो बस अपने रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए झूठी कहानियों को करते रहते हैं। स्कूल की छुट्टी होने पर अज्जू भाई अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करते हैं और फिर अपने घर जाते हैं। वहाँ वो अपने पापा से डांट सुनकर अपने मम्मी से बहस करके अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ हम उनकी पत्नी निशा को सोए हुए देखते हैं। तभी अज्जू भाई एक ग्लास उठाते हैं और उसे जमीन में पटक देते हैं, जिससे कि निशा की नींद टूट जाती है और वह निशा से नीचे सोने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि आज मंगलवार है तो नीचे सोने की बारी तुम्हारी है। तब हमें पता चलता है कि अज्जू भाई और उनकी वाइफ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। शादी के पहले निशा के बहुत सारे सपने थे। उसने कभी अपना बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया। उसे उम्मीद थी कि जो उसका लाइफ पार्टनर होगा वह उसके लिए काफ़ी होगा। जब अज्जू भाई का रिश्ता उसके घर आता है तो वो अज्जू भाई से बहुत इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि अज्जू भाई उसे वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते थे, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए केयरिंग, मिलनसार और बड़ों की रिस्पेक्ट करने वाले थे। यह सब देखकर निशा बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। पर निशा को एक प्रॉब्लम थी। उसे बचपन से ही मिर्गी के दौरे पड़ते थे। वह यह बात ना छुपाकर अज्जू भाई को बता देती है। साथ ही वो यह भी बताती है कि 10 सालों से उसे मिर्गी के दौरे नहीं पड़े हैं। इस बात को लेकर अज्जू भाई थोड़े स्ट्रेस में तो थे, पर उन्हें लगता है जब 10 सालों से नहीं हुआ तो शायद आगे भी नहीं होगा। इस तरह उन दोनों की शादी हो जाती है। अज्जू भाई अपने शादी से बहुत ही खुश थे, पर शादी वाले दिन वह देखते हैं कि उनकी पत्नी को वापस से मिर्गी के दौरे पड़े हैं। यह देखकर उनका चेहरा उतर जाता है। वो सोचने लगते हैं कि अगर लोगों को पता चलेगा कि उनकी वाइफ को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उनके रेपुटेशन का क्या होगा। उनका इमेज जो वो इतने समय से बना कर रखे हैं वह बर्बाद हो जाएगा। अब अज्जू भाई के मन में निशा के लिए क्या है, इस बात का जरा भी भनक निशा को नहीं था। शादी के बाद से वो निशा से उखड़े उखड़े रहते थे। ना वो कभी निशा को घुमाने ले जाते, ना अपने दोस्तों से मिलाते, ना ही कभी उससे हंसकर बातें करते थे। एक दिन सुबह अज्जू की मम्मी उससे कहती है कि तुम अपनी पत्नी को उसके मायके लेकर जाओ, वहाँ पर शादी के बाद पहली शादी है। पर अज्जू उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। इस बात पर ही घर पे बहुत ही ज्यादा बहस हो जाती है। अज्जू गुस्से में स्कूल चला जाता है। वहाँ पर एक बच्चा अज्जू से सवाल पूछने लगता है। हिस्ट्री के बारे में अज्जू को तो वैसे भी कोई नॉलेज नहीं थी और इस वक्त वो गुस्से में भी बहुत था, इसलिए वो उस बच्चे को खींचकर थप्पड़ लगा देता है। यहाँ अज्जू भाई पांडे सर के साथ बाथरूम में थे। वहाँ पांडे सर अज्जू भाई से बताते हैं कि जिस बच्चे को उसने मारा है वो MLA का बच्चा है। उसने MLA के बेटे को थप्पड़ मारा है, अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। पांडे सर वही है जो अज्जू भाई को स्कूल में जरा भी देखना नहीं चाहते, क्योंकि वह जानते हैं कि अज्जू भाई किस तरह के टीचर हैं। उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो सब कुछ शो ऑफ करते हैं। अब अज्जू भाई ने MLA से पंगा ले लिया है। यह जानकर तो अज्जू भाई की हालत खराब हो जाती है। इस बात से अज्जू भाई के घर वाले भी बहुत परेशान थे। सुबह MLA अज्जू भाई के स्कूल चले आते हैं। वहां आकर वो प्रिंसिपल से अज्जू भाई को सस्पेंड करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि ये बिल्कुल भी लायक के टीचर नहीं है, तो इसे सस्पेंड कर दिया जाए, वरना वो खुद एक्शन लेंगे। प्रिंसिपल अज्जू भाई को सस्पेंड कर देते हैं। जब वो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं तो सभी बच्चे उसे घूर घूर कर देख रहे थे। आज सभी बच्चों के नज़र में अज्जू भाई के लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं थी। वो बहुत ही टेंशन में जिस तरह भी घर पहुंचते हैं। यहाँ अज्जू भाई अपने दोस्त विपिन के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं और वहाँ वो अपने दोस्त से कहते हैं कि तुम्हें याद है कि हम लोग एक क्रिकेट मैच खेले थे, क्या तुम बता सकते हो उसमें मैंने कितना रन बनाया था। तो इस पर उसका दोस्त कहता है कि 60 या 70 रन बनाए थे।
तब अज्जू भाई उसे बताते हैं कि नहीं, उसने सिर्फ 4 या 5 रन बनाए थे। पर वो इस तरह का भौकाल बनाते हैं, इस तरह का शो ऑफ करते हैं कि लोगों को लगता है कि हाँ, उसने 50 या 60 रन जरूर बनाया होगा। वह अपने दोस्त को बोलते हैं कि इसी तरह का मुझे माहौल बनाना पड़ेगा ताकि लोग यह ना देखें कि क्या हुआ था और उनका इमेज भी खराब ना हो। अब अज्जू भाई प्लान बनाते हैं कि वह यूरोप जाएंगे और वहां जाकर ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस देंगे। ऑनलाइन वो बच्चों को हिटलर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताएंगे। इससे लोगों के नज़र में उनका इमेज भी बना रहेगा और नौकरी जाने के बाद भी उनके रेपुटेशन में कोई असर नहीं होगा। पैसों के अरेंजमेंट के लिए अज्जू भाई अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि वो यूरोप जा रहे हैं, जहां से वो बच्चों को ऑनलाइन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में और हिटलर के बारे में बताएंगे। और साथ ही वो अपनी वाइफ निशा को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए अज्जू के पापा उसे पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता था कि वह उन्हें वापस से बेवकूफ़ बना रहे हैं, पर निशा को अपने साथ लेकर के जाएंगे तो उन दोनों के बीच का रिलेशन ठीक होगा, इसलिए उनके पेरेंट्स मान जाते हैं। अज्जू भाई स्कूल जाकर प्रिंसिपल से कहते हैं कि वो यूरोप जा रहे हैं, जहां से वो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर और हिटलर के टॉपिक में। इससे प्रिंसिपल भी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। निशा बहुत ही खुश थी कि अज्जू पहली बार उसे कहीं घुमाने के लिए लेकर जा रहा है और वो बहुत ही खुशी खुशी अपनी पैकिंग करती है। पर अज्जू भाई घर आने पर उससे बताते हैं कि वह उसे लेकर नहीं जा रहे हैं। एयरपोर्ट से ही वो निशा को कहते हैं कि तुम अपने घर चले जाना, और इसके बाद अज्जू भाई कमरे के बाहर चले जाते हैं। निशा को बहुत ही बुरा लगता है। उसे एक पल के लिए लगा था कि अज्जू अब बदल चुका है। फिर जब अज्जू भाई रूम में वापस आते हैं तो वो गुस्से में अज्जू से कहती है कि वह भी उसके साथ यूरोप जाएगी। अगर वो उसे लेकर नहीं गया तो वो सभी को बता देगी कि वह यूरोप बस सिर्फ अपने इमेज को ठीक करने के लिए जा रहा है। अब अज्जू भाई निशा को भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वो लोग जब निकल रहे थे तो अज्जू भाई अपने दोस्त से कहता है कि वह ऑनलाइन वीडियो पोस्ट करता रहेगा और यहाँ उसे माहौल बनाते रहना है, मतलब अज्जू भाई के इमेज को बरकरार रखना है। वे दोनों यूरोप पहुंच जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट में अज्जू भाई का बैग कल्पेश नाम के एक पैसेंजर से एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि दोनों का ही बैग बिल्कुल एक तरह दिखने में था। यूरोप में अज्जू भाई बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देने लगते हैं। यहाँ बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत ही खुश थे और सभी उनका वीडियो देख रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि अज्जू भाई के पास पहनने को कपड़े नहीं थे, क्योंकि कल्पेश से उनका बैग एक्सचेंज हो गया था, इसलिए उन्हें कल्पेश का कपड़ा पहनना पड़ रहा था। कल्पेश के ड्रेस के स्टाइल से अज्जू भाई के ड्रेस का स्टाइल बिल्कुल मैच नहीं करता, जिस वजह से वो बहुत ही चिढ़े हुए थे। फिर अज्जू भाई और निशा दोनों ही अलग अलग घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ निशा बहुत ही इंजॉय कर रही थी, पर अज्जू भाई जिस टैक्सी में बैठते वो टैक्सी ड्राइवर उसे लूट लिए थे, जिस वजह से अज्जू भाई के पास अब पैसे की कमी हो गई थी। इसलिए वो बस सिर्फ म्यूजियम ही जा पाता है, लेकिन वहाँ अलग लैंग्वेज होने की वजह से वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और बहुत ही बोर फील कर रहा था। इस तरह से अज्जू भाई का पहला दिन तो वेस्ट हो गया और वो बच्चों को कुछ भी पढ़ा नहीं पाते हैं। जब वो रात में वापस अपने कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि निशा ने बहुत एंजॉय किया। वो उसके फ़ोन में उसके फ़ोटो और बहुत सारे शॉपिंग के सामान को देखते हैं। अज्जू भाई निशा से कहते हैं कि यह शहर बहुत ही नया है मेरे लिए, तुम्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज है, बस तुम्हारा ही भरोसा है, क्या तुम मुझे कल घुमाने के लिए लेकर चलोगी? इस पर निशा अज्जू भाई से कहती है कि जब शादी करके एक लड़की अपने ससुराल आती है तो उसके लिए वह दुनिया भी बिल्कुल नई होती है, उसे बस उसके पति का ही सहारा रहता है। पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, इसलिए मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगी। नेक्स्ट डे अज्जू भाई और निशा आईफिल टावर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ निशा उसे आईफिल टावर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कनेक्शन के बारे में बताती है। फिर अज्जू भाई ऑनलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स को वही बात बताते हैं। इस तरह से पढ़ना बच्चों को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ऑनलाइन क्लासेस की बातें विधायक को भी पता चल जाती है, इसलिए नेक्स्ट डे वो स्कूल जाते हैं और प्रिंसिपल से कहते हैं कि इस तरह अज्जू भाई बच्चों को बिगाड़ रहे हैं और अब वो अपने तरीके से अज्जू भाई को देख लेंगे। यहाँ अज्जू की माँ को निशा के अलमारी से डाइवोर्स नोटिस मिलता है और उन लोगों को पता चल जाता है कि निशा अज्जू भाई को डाइवोर्स देने वाली है, इसलिए अज्जू के पापा निशा के फैमिली को अपने घर बात करने के लिए बुलाते हैं। फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि जब अज्जू और निशा अपने हनीमून से वापस लौटेंगे तब इस बारे में वे लोग उनसे बातें करेंगे। फिर अज्जू और निशा जैसा चाहते हैं फैमिली भी वैसा एक्सेप्ट कर लेगी। यहाँ अज्जू और निशा नॉर्मेंडी के सेमेंट्री में जाते हैं, जहाँ हिटलर को हराने के लिए लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। वे लोग यह सारी बातें ऑडियो पोस्टकार्ड के जरिए सुन रहे थे, जहाँ बताया जा रहा था कि 6 जून 1944 ओमाहा बीच में सुबह के 6:30 बज रहे थे। एलिट फोर्सेस की एक टुकड़ी उतर गई थी, जिनका इंतजार
12,000 जर्मन सोल्जर कर रहे थे। यहाँ 100 मीटर तक खुला बीच था, छुपने का कोई जगह ही नहीं था। 1 घंटे में ही पहले टुकड़े के 96% सोल्जर मारे जा चुके थे। फाइट कितना भयानक था इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यह दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। फिर अज्जू भाई निशा से कहता है कि कोई 15 साल का था तो कोई 19 साल का था, कैसे वो लोग देश के लिए शहीद हो गए। फिर वो बच्चों को बताता है कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए वॉर डिक्लेयर करना बहुत आसान है, पर उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। वॉर के बाद लोग बस मरे हुए सोल्जर्स के नंबर को ही याद रखते हैं। ट्रेन से लौटते वक्त वे दोनों कल्पेश से मिलते हैं, जिसके साथ अज्जू भाई के बैग का एक्सचेंज हो गया था। अज्जू भाई अपना बैग मांगते हैं, पर कल्पेश के पास उस वक्त बैग नहीं था, इसलिए वे दोनों अपने पहने हुए कपड़े को ही एक्सचेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट डे वे दोनों एन फ्रैंक के घर जाते हैं। वहाँ निशा बताती है एन फ्रैंक एक राइटर बनना चाहती थी। जब हिटलर अपने सोल्जर को यहूदियों को खोज खोज कर मारने के लिए भेज रहे थे, तब इसका परिवार बेसमेंट में छुपा रहता है, शोर नहीं करता। मौत के डर के बीच वे लोग अपने दिन कैसे बिताए होंगे, यह बात उसने अपनी डायरी में लिखी थी। वह तो नहीं रही, लेकिन उसकी डायरी आज भी है। अज्जू भाई ऑनलाइन बच्चों को ये सारी बातें बताता है। वहाँ से बाहर आने पर अज्जू भाई निशा से पूछता है कि अगर यह तुम्हारा आखिरी दिन होता तो तुम क्या करती। तब निशा बताती है कि सामने वाली वह लाल सुंदर ड्रेस पहनकर बार में बियर पीना चाहती। फिर अज्जू भाई उसे वो न्यू ड्रेस दिलवाते हैं और दोनों बार में बियर पीते हैं। यहाँ वे दोनों एक दूसरे के पसंद नापसंद के बारे में एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर वे दोनों साथ में डांस करते हैं। नेक्स्ट डे बर्लिन पहुंच जाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब अज्जू भाई निशा से कहता है हिटलर के पास अपना सब कुछ था, पर दूसरों का भी छीनने के कारण उसने आधी दुनिया का नुकसान कर दिया। निशा उससे कहती है हम सब भी तो वैसे ही हैं, हमारे पास भी जो होता है हम उससे खुश नहीं होते और हमें और भी ज्यादा चाहिए होता है। फिर हम देखते हैं कि अज्जू भाई को उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि और निशा का डांस का वीडियो सभी ने देख लिया है और बवाल हो गया है। सभी कह रहे हैं कि अज्जू भाई पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि हनीमून मनाने के लिए यूरोप गए हैं। इस पर अज्जू भाई निशा पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो गया, तुम्हारे वीडियो की वजह से मेरी इमेज खराब हो रही है। और वो गुस्से ही गुस्से में यह भी बोल जाते हैं कि मुझे वाइफ भी मिली है, वह भी डिफेक्टिव। यह बात निशा को बुरी लग जाती है और वो अज्जू से कहती है मैंने इन दिनों सोचा था कि तुम बदल गए हो, हमारे बीच सब ठीक हो रहा है, पर तुम सेल्फिश हो, मैं कल ही इंडिया लौट जाऊंगी। लेकिन अब अज्जू भाई को भी यह एहसास होने लगा था कि उसकी झूठी इमेज कभी भी काम नहीं आने वाली। वो हिटलर के फोटो के सामने खड़े होकर यह सोच रहा था कि झूठ से बनाई हुई इमेज ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। हिटलर का भी वही हाल हुआ था। जहाँ पे हिटलर की मौत हुई थी, आज वहाँ पर बस एक कार पार्किंग है, कोई मेमोरियल नहीं। तभी अज्जू को कल्पेश का कॉल आता है और वो उसे बैग एक्सचेंज करने के लिए एक जगह बुलाता है। अज्जू भाई वहाँ पर जाता है। बैग को एक्सचेंज करने के बाद अज्जू भाई कल्पेश और उनके भाइयों के साथ एक म्यूजियम में जाते हैं, जहाँ पर वॉर में मरे हुए लोगों के सामानों को रखा गया था। वहाँ वो दोनों एक सूटकेस को देखते हैं जिसके अंदर कुछ सामान और बच्चों के खिलौने थे। यह देखकर कल्पेश अज्जू भाई से पूछता है कि कोई अपने बैग में और क्या क्या रख सकता है। इस पर अज्जू भाई जवाब देता है कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा ही हो ना, तो तुम्हें ये एहसास ही नहीं होगा कि तुम इसमें क्या रख सकते हो। इस पर कल्पेश पूछता है कि अगर तुम्हारे पास आधे घंटे हो तो तुम इसमें क्या क्या रखोगे। इसके बाद अज्जू भाई खुद को सिचुएशन में रखकर सोचते हैं कि अगर वाकई उसके पास 30 मिनट हो तो वह इस बैग में क्या क्या रख सकता है। फिर उसे एहसास होता है कि वह इस बैग में अपने मम्मी पापा की फोटो, अपनी पत्नी की फोटो को रखना चाहेगा। बाकी सारे शो ऑफ करने की चीजों की जगह उस बैग में नहीं होगी। अब अज्जू भाई को यह एहसास हो गया था कि उसे अपने लाइफ में क्या चाहिए। इसके बाद वो निशा के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। फिर हम देखते हैं कि वे दोनों एक रेलवे स्टेशन में है, जहाँ से वो आखिरी जगह पे जा रहे हैं और अपने मम्मी पापा को फोन करते हैं। यहाँ अज्जू भाई अपने मम्मी पापा से बताता है कि वो 3 दिन के बाद इंडिया लौटेंगे। फिर वे दोनों ऑस्ट्रिच नाम की एक जगह पर जाते हैं, जहाँ हिटलर ने 13 लाख लोगों को बंदी बनाया था। उन्हें इतना ही खाना दिया जाता था कि वे सिर्फ जिंदा रह सके। पीने के लिए पानी भी उन्हें ½ लीटर ही मिलता था। उन 13 लाख लोगों में से 11 लाख लोग मारे गए थे। अगर वे किसी चीज के लिए मना करते तो उन्हें मौत मिलती थी। रात में वे दोनों एक सर्वाइवल से मिलने जाते हैं, जो उन 13 लाख लोगों में से सिर्फ अकेला ही आज तक जिंदा था। वह उन्हें बताता है उसकी शादी कम उम्र में ही हो गई थी,
पर उसने कभी अपनी पत्नी की केयर नहीं की थी। लेकिन जब हिटलर द्वारा उन लोगों को बंदी बनाया गया तब उन्हें अपनी पत्नी की इम्पोर्टेंस समझ में आई थी। उन्हें 24 घंटे में से बस 1 घंटा मिलता था साथ वक्त बिताने के लिए, पर बाकी के 23 घंटे वे उनसे मिलने के लिए इंतजार किया करते थे। एक दिन उसकी पत्नी उससे मिलने नहीं आई। वह समझ चुके थे कि अब वो कभी नहीं लौटेगी। अंत में वो यही कहते हैं कि आपके पास जो है उसकी कदर करो, पता नहीं कब उससे बिछड़ना पड़े। यह सब निशा अज्जू भाई को ट्रांसलेट कर कर बता रही थी। दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एमिली स्कूल में आते हैं। वो इतने दिनों से अज्जू भाई के सारे वीडियोस को देख रहे थे, इसलिए वो स्कूल में बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लेना चाहते हैं। उधर अज्जू भाई और निशा एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां हिटलर अपने बंदी लोगों को झूठ कहकर लाता था और उन्हें वहां पर बेरहमी से दम घोटकर मार देता था। वहां जाने पर निशा घबरा जाती है और उससे वापस से मिर्गी के अटैक आने लगते हैं। यह देखकर अज्जू उसके पास दौड़ कर आता है और उसका सर अपने गोद में ले लेता है और सबसे कहता है कि यह उसकी वाइफ है और वो निशा को संभालने की कोशिश करता है। इसके बाद निशा ठीक हो जाती है, पर अब अज्जू भाई उसका पहले से ज्यादा केयर करने लगते हैं। कपड़े समेटने से लेकर खाना बनाने तक ये सारे काम अज्जू भाई करने लगते हैं। ट्रिप खत्म हो चुकी थी और ये दोनों वापस लखनऊ आ चुके थे। एयरपोर्ट के बाहर निशा अज्जू भाई से कहती है कि वह अपने ससुराल जाना चाहती है। इस बात पर अज्जू भाई बहुत खुश होते हैं और दोनों ही अपने घर पहुँचते हैं। अज्जू और निशा को साथ में देखकर अज्जू के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। अब अगले दिन अज्जू स्कूल जाता है। वहाँ एमिली भी मौजूद थे। अज्जू उनके पास जाता है और जाकर कहता है कि मैंने बच्चों को कभी भी मन से नहीं पढ़ाया, उन्हें हमेशा एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिया करता था ताकि वो पास हो जाए, लेकिन पिछले 15 दिनों से मैंने बच्चे को मन लगाकर पढ़ाया है, लेकिन मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं रिजाइन करता हूँ। और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर एमएलए को दे देते हैं। फिर एमएलए उसे बताते हैं कि उसके न रहने पर यहाँ पे उसने बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लिया था, इसमें सभी बच्चे बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर आए थे। इसका मतलब उन बच्चों को अज्जू के पढ़ाने का तरीका पसंद आया था, जिससे बच्चे सीख भी रहे थे। आगे एमएलए कहते हैं कि मुझे स्कूल के लिए एक काबिल टीचर चाहिए जो कि तुम हो, और वो अज्जू भाई के रेजिग्नेशन लेटर को फाड़ देते हैं। इसके बाद जब प्रिंसिपल रूम से अज्जू बाहर निकलते हैं तो सभी बच्चों के नज़र में उनके लिए बहुत सारा रिस्पेक्ट था। यह देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। यही असली इमेज होती है। और बाहर उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही थी। फिर दोनों साथ में चले जाते हैं। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इमेज रेपुटेशन झूठ से नहीं बनती, बल्कि कमाना पड़ता है। यह मूवी वाकई बहुत अच्छी है। इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह मूवी बस मोरल नॉलेज ही नहीं बल्कि हिस्टोरिकल नॉलेज भी पढ़ाती है। बिना बोर करती हुई फुल एंटरटेन करती है। आप सभी को यह मूवी जरूर देखनी चाहिए और अपने बच्चों को भी दिखानी चाहिए। यह मूवी आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। अगर आपको मेरी यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।